नमस्कार। मुझे एक बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको एक इस तरह की बच्ची के बारे में बताऊं। ऐसी मनोवृत्ति वाली, ऐसी मानसिक रूप से उलझी हुई या ऐसी मनोवैज्ञानिकों के लिए एक पहेली सी बनी एक लड़की के बारे में मैं ज़रूर आज आपको बताऊंगा। 96 में सीओ हजरतगंज हुआ। हजरतगंज चौराहे के पास ही बड़ी पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग थाने की हुआ करती थी। अब नहीं है, उस जमाने में हुआ करती थी। बहुत बड़ा सा लोहे का गेट जो चेन से ऊपर खींचा जाता है और ऊपर से गिराया जाता है। यानी अगर भीड़ आ जाए अंग्रेज़ों के समय में और एक बार आप उसको गिरा दें तो इतना भारी लोहे का वो गेट है, और जहाँ से वो फिसल के नीचे आता है वो इतना मजबूत लोहे का है कि 100, 200, 500 आदमी उसको अपनी जगह से खिसका भी नहीं सकते। पीछे बड़ा भारी आंगन, बहुत ही मजबूत उसकी हवालात, पुराने ज़माने की मेस, बड़े बड़े बैरक, बड़ी खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी ये। उसमें मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ सर्किल ऑफिसर हजरतगंज का ऑफिस था और दाहिनी तरफ एसपी सिटी का ऑफिस था। बीच का दरवाज़ा हजरतगंज का था, जिसमें घुसते ही बाईं तरफ इंस्पेक्टर हजरतगंज का बड़ा सा चैम्बर था। मैं पहुंचा वहां पर जब सीओ हजरतगंज का हमने चार्ज लिया तो 1-2 दिन बाद एक गंदी सी मैली कुचैली सी कपड़े पहने हुए बहुत कम उम्र की एक लड़की, हाथ में स्ट्रीट डॉग्स का एक बच्चा, पिल्ला जिसे कहते हैं, बहुत छोटा पिल्ला हाथ में लिए हुए, सीने से चिपकाए हुए, मेरे कमरे में घुसी। सीधे भीतर आ गई। न टेलीफोन ड्यूटी ने उसको रोका, न वहाँ जो हमारे गार्ड ड्यूटी पर होते हैं पूछने के लिए कि कौन मिलना चाहता है। भीतर आकर बताते हैं कि साहब फलां आए हैं, मिलना चाहते हैं। किसी ने न रोका और न उसने रुकने की कोशिश की, सीधे भीतर आ गई। मैंने उससे पूछा, आप भीतर कैसे आ गई? उसने कहा, आप नए आए हो, बस आपको देखने आई हूं। स्टेनो मेरे पास खड़े थे, उन्होंने धीरे से कान में बताया कि सर इसके मुंह मत लगिए, इसको जाने दीजिए। थोड़ी देर में वो चली गई। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, ये कौन है, कैसे भीतर आ गई? तो उन्होंने बताया कि ये थाने के ही बाहर जो सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं, माल मुकदमाती जिसे कहते हैं, जो किसी न किसी मुकदमे से संबंधित हैं, उन्हीं में से किसी एक कार में ये रहती है, पुलिस के मेस का खाना खाती है, या इसको किसी चीज़ के खाने की ज़रूरत हजरतगंज में कहीं है जहां खड़ी हो जाएगी, लोग वहां खाना दे देंगे। मैंने कहा, अच्छा, जब सब लोग जानते हैं फिर कोई बात नहीं है। उसके बाद वहां चूंकि हजरतगंज चौराहे के पास ही विधान भवन है, जीपीओ है, गांधी पार्क है, और सारे पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन वहीं होते हैं। उस जमाने में विधानसभा के ठीक सामने गेट नंबर 3 हुआ करता था। उसमें घुसते ही एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। उसके नीचे सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कम से कम 100 प्रेस फोटोग्राफर मौजूद रहते थे, क्योंकि फोटो का अखबार में छपना किसी इंसिडेंट में बहुत ज़रूरी होता है। आजकल इन फोटोग्राफर्स की भी सबकी नौकरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, इसलिए कि अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। किसी इंसिडेंट या किसी घटना की कोई फोटोग्राफ ऐसा नहीं है न मिले, कोई न कोई उसको सोशल मीडिया में डाल देता है, या जब इन लोगों को पता लगता है अखबार नवीसों को कि वहाँ इतने लोग थे, तो किसी से वो फ़ोटो, मोबाइल में खींची हुई फ़ोटो मांग लेते हैं। सुबह 10 बजे से ये धरना प्रदर्शन का टाइम होता है और 2 बजे के बाद ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कोई धरना प्रदर्शन होता है। एक महिलाओं के किसी शायद आंगनबाड़ी महिलाओं के एक प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कांस्टेबल्स लगाई गई थी। बंदोबस्त बहुत ज़बरदस्त रहता है कि ये भीड़ विधानसभा के भीतर न घुस जाए, और भीड़ भी जानती है कि हम घुस नहीं पाएंगे। एक बार वो कोशिश करती है ताकि फ़ोटो खींच लें,
सामने से पुलिस कोशिश करती है उनको दूर करने की। मैं भी पहुंचा, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बंदोबस्त में सिपाही बहुत लगाए गए थे। मेरा ध्यान उसी मैली कुचैली लड़की पर गया। वो महिला कांस्टेबल्स के साथ सबसे आगे खड़ी हुई थी। जब महिलाओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सबसे ज़्यादा तेजी से वही लड़की इन लोगों को रोक रही थी, इनके साथ बदतमीजी भी कर रही थी, और सभी महिला कांस्टेबल्स उसके साथ थी। मैंने देखा, फिर मेरे मन में आया कि कभी मैं पूछूंगा कि आखिर पुलिस इसको अपने साथ क्यों ले जाती है। एक दिन मैं और कुछ पत्रकार अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, हजरतगंज थाने की उसी बिल्डिंग के ऑफिस में। बाहर अचानक बहुत शोर होने लगा। एक महिला जोर जोर से, महिला की आवाज में जोर जोर से गालियां बक रही थी। मैंने पत्रकारों से पूछा, दो तीन लोग जो मौजूद थे, कि देखो यार क्या हुआ ये। अरे उन्होंने कहा, साहब राजकुमारी है, किसी ने छेड़ा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, गाली दे रही है। मैं उन लोगों को साथ लेकर बाहर निकला कि भाई मैं भी सुनूं। बाहर आके देखा तो राजकुमारी यानी वही लड़की, उसका नाम पहली बार उसी समय मुझे पता लगा कि इसका नाम राजकुमारी है, वो धारा प्रवाह गाली दे रही थी। और गालियां ऐसी कि जो माँ बहन की सामान्य गालियां हैं वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। आपकी सोच से भी परे वो गालियां दे रही थी, एकदम धारा प्रवाह। मैं भी सुन रहा था, वो पत्रकार भी सुन रहे थे। मैंने इनसे कहा कि इसे रोकना पड़ेगा, थाने के भीतर ये क्या कर रही है। लोगों ने कहा, साहब ये रोज का है इसका, आप क्यों इससे उलझेंगे। इसी बीच में शायद हल्ला गुल्ला सुनकर हमारे इंस्पेक्टर साहब भी बाहर आ गए। विजयपाल सिंह उस समय इंस्पेक्टर थे। उन्होंने इशारे से इसको बुलाया और इससे कहा, चुप हो जाओ, साहब खड़े हैं, बाहर आ गए हैं। वो भागी, पैर छूने की कोशिश की। मैंने अपने कदम पीछे कर लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक तो बहुत कपड़े बहुत मैले कुचैले, नहाई भी बहुत दिन की शायद नहीं थी। मैंने विजयपाल सिंह से कहा कि भाई इसके घर वालों को समझाइए, ये इसको अपने यहाँ ले जाएं। क्यों यहाँ ये रहती है, क्यों इस तरह के तमाशे करती है। उसने कहा, साहब अब जो लोग यहाँ आते हैं इसको चढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कह देते हैं ताकि ये गाली दे तो लोग सुने, और वैसे ये लावारिस है, इसका कोई घर नहीं है। हम लोगों ने हर तरह से कोशिश कर ली कि ये कहीं और रहे, लेकिन ये पिछले 4 सालों से यहीं थानों के सामने जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं माल मुकदमाती, उन्हीं में रहती है और उसी में सोती है। यहाँ आसपास का कोई भी दुकानदार इससे उलझता नहीं है। सामने बड़ा रेस्टोरेंट, फेमस रेस्टोरेंट मोती महल है, अगर वहाँ भी खड़ी हो गई तो इसको कुछ न कुछ जो भी मांगेगी खाने के लिए दे दिया जाएगा। उसके आगे छेदीलाल की जूस की दुकान है, आइसक्रीम और जूस, वहाँ भी अगर ये चली जाए तो इसको जो चीज़ चाहिए अपने खाने के लिए वो लोग तुरंत दे देते हैं, कोई इससे उलझता नहीं है। अगर कहीं नहीं मिलता तो शाम को कम से कम जब दुकानें बंद हो जाती हैं तो मेस का खाना इसको दे दिया जाता है। लेकिन सर ये कभी जूठा नहीं खाती। कभी किसी ने सोचा कि खाना बच गया है इसको दे दें, 100 गालियां देती है उसको। ये हमेशा ताज़ा खाना खाती है। किसी का दिया हुआ जूठा इसने आज तक नहीं किया। किसी ने कोशिश की अगर तो ये गालियों की झड़ी लगा देती है। बोले साहब दूसरी बात ये कि जितने रेस्टोरेंट हैं वहाँ आसपास सैकड़ों स्ट्रीट डॉग्स यानी कुत्ते हैं, जो बचे हुए खाने के चक्कर में दिन भर इन्हीं रेस्टोरेंट्स के आसपास घूमते रहते हैं। ये ऐसे कुत्तों को टारगेट करती है जो या तो बीमार हैं, उनको कोई रोग हो गया है, या चल फिर नहीं पाते हैं। ये कहीं न कहीं से उनके लिए खाना मांग के और उन्हें खिलाती है। और ऐसा नहीं है किसी दिन, हर रोज का ये है। इसीलिए जब भी ये कुत्तों के बीच में जाती है सारे कुत्ते इसके पास आ जाते हैं, और कभी कभी तो ये ज़मीन में बैठ के सभी कुत्तों को उसके साथ खेलती रहती है और सब इसके साथ खेलते हैं। आदमी तो आदमी साहब, जानवर इसे पूरे हजरतगंज में सभी लोग पहचानते हैं। दूसरा ये कि साहब आपने इसको इसके हाथ में, इसके गोद में एक छोटा बच्चा कुत्ते का जरूर देखा होगा। हमने कहा हर बार मैंने देखा और अभी भी देखा। इसने कहा, साहब जब ये जो स्ट्रीट डॉग्स, इनमें से जो फीमेल डॉग जब भी 4-5 बच्चे जनती है
तो सबसे पहले पहुंचने वालों में राजकुमारी होती है। ये देख लेती है कि इनमें सबसे शार्प या सबसे अच्छा या सबसे सुंदर कौन सा लग रहा है। 2-4 दिन के बाद ही ये उसे उठा लाती है। लेकिन आज तक कभी किसी ने नहीं देखा कि किसी फीमेल डॉग के बच्चे को ये उठा रही हो और फीमेल डॉग ने इसके ऊपर आक्रमण किया हो या चिल्लाई हो। उठा लाती है, अपने पास ले आती है। और अभी अभी आपको मैं जिस गाड़ी में ये रहती है उसको दिखाऊंगा, उसमें 10-20 बच्चों को फीड कराने वाली दूध की बॉटल होंगी, निपल लगे हुए। ये दूध मांग के ले आती है और दिन भर उनको पिलाती है दूध, उन्हें पालती है। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और इसको लगता है कि ये भारी हो रहे हैं, तो फिर ये नया डॉग का बच्चा ले आती है और उसको उसकी माँ के पास छोड़ देती है। ये बात सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इतनी असामान्य व्यवहार करने वाली ये बच्ची ये जानवरों के प्रति इतना संवेदनशील कैसे हो सकती है। तब तक विजयपाल सिंह ने कहा कि चलिए सर, मैं आप ये कहाँ रहती है ये भी दिखा दूंगा। आप ऐसा लगता आपका ये बार बार आप इसकी गाली से और इसके चिल्लाने से बाहर आते हैं, एक बार आप देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। वो मुझे सामने कैंपस, खुला हुआ कैंपस है, बाउंड्री वॉल कोई थी नहीं इसमें, वो ले गए। सामने सैकड़ों क्या 200-300 गाड़ियाँ, जिसमें ट्रकें भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, 4 पहिया वाहन भी हैं। खादी के जो खादी ग्रामोद्योग का जो वो है शोरूम है, उससे ठीक सटी हुई बाउंड्री के पास एक मारुति कार पुरानी खड़ी हुई थी। उस पर मुकदमा अपराध संख्या लिखा हुआ था, जिससे ये देखने में लग रहा था, जो धाराएं लिखी थी, कि शायद किसी अपराध में, हत्या के अपराध में इस्तेमाल हुई है और कम से कम 4 साल पुरानी खड़ी हुई है। उन्होंने, सिपाही उनके साथ साथ था, खोला। पिछली वाली सीट पर एक चद्दर, एक कंबल पड़ा हुआ था। नीचे तमाम खाने पीने के जो लाती होगी, खाती होगी, वहाँ उसके पैकेट पड़े थे। पिछली सीट ये खाने के सामान के पैकेट, और ड्राइविंग सीट पर छोटे छोटे पुराने ऊनी कपड़े और नारियल के जूट का जो फुटरेस्ट होता है, वो एक टूटा फूटा फटा हुआ सा वो पड़ा हुआ था। उसने बताया कि साहब, जब कुत्ते के बच्चे सो जाते हैं तो उनको इसी ड्राइविंग सीट के इस गद्दे पर वो सुला देती है और फिर खुद सो जाती है। मैंने पूछा इसकी उम्र कितनी होगी? बोले साहब, अब देखने में तो 14-15 साल लगती है। मुझे भी ऐसा लगा कि इसकी उम्र 14-15 साल ही होगी, हो सकता है उसकी उम्र ज़्यादा रही हो। खैर, इन सब बातचीत के बीच में उसको रोज़ रोज़ हम देखते रहे, कभी चौराहे पर, कभी थाने के बाहर, कभी मेस में, बेरोक टोक आती थी। कभी कोई उसे टोकता नहीं था। मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर सीओ कैसरबाग हो गया और सीओ कैसरबाग कुछ दिन रहने के बाद में एसटीएफ जब बनाई गई, उसमें शामिल हो गया और एसटीएफ में काफ़ी दिन तक रहा। करीब 3.5 साल बाद एसटीएफ से मैं फिर प्रमोट होके एसपी सिटी पूर्वी के पद पर लखनऊ आ गया। एसपी सिटी पूर्वी का ऑफिस वही हजरतगंज थाने पर, जैसा मैंने आपको बताया कि सीओ का ऑफिस था दाहिनी तरफ और एसपी सिटी का बाईं तरफ। शुरू के 2-3 दिन, चूंकि मैं सीओ था यहाँ पे, तो जो मिलने जुलने वाले थे 2-3 दिन वो लोग आए, मिलते रहे। तीसरे या चौथे दिन राजकुमारी हाथ में एक कुत्ते का बच्चा लिए हुए सीधे मेरे ऑफिस में घुस आई और बोली कि तुम आ गए हो, अब की बार बड़ा अफसर होके आए हो। मैं चुप रहा। मुझे बताया गया था कि मुंह मत लगिएगा, गाली देने लगेगी। उससे मैंने पूछा, ये बताओ तुमको खाना वाना मिल जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने कहा, साहब यहाँ खाने की कोई दिक्कत नहीं है, खाना मैं पेट भर खाती हूँ। तब तक ठीक बगल में ही महिला थाना है, जहाँ पहले एसपी ईस्ट का ऑफिस था, उससे ठीक जो कैंपस था वो महिला थाना का था। महिला थाना से एक महिला कांस्टेबल आई और उसे प्यार से अपने साथ वहाँ से निकालकर महिला थाने की तरफ ले गई। मैंने ऑफिस स्टाफ से पूछा कि अब ये कहाँ रहती है? उसने कहा, साहब कहाँ जाएगी, वो यहीं रह रही है। पुरानी गाड़ियाँ जिनमें वो रहती थी, कोर्ट से उनके रिलीज ऑर्डर आ गए,
वो लोग अपनी अपनी गाड़ियां ले गए। आजकल एक एम्बेसडर गाड़ी में रहती है, जो क्राइम के सिलसिले में पकड़ कर यहां खड़ी हुई थी। फिर उन्हीं लोगों ने बताया कि साहब 6 महीने पहले इसको एक बेटा हुआ था। 2-3 महीने तो वो कुत्ते के बच्चों को छोड़ के बच्चे को सीने से चिपकाए हुए वो घूमती रही। लेकिन 3-4 महीने के बाद अचानक फिर वो कुत्ते के बच्चे के साथ घूमने लगी। महिला थाना के प्रभारी की नज़र उस पर पड़ी, उसको बुलाया और उससे पूछा बच्चा कहाँ गया। उसने ये बताया कि एक आदमी को बच्चे की बहुत ज़रूरत थी, मैंने उसको दे दिया। वो बहुत नाराज हुई और ज़्यादा कुरेदने पर फिर वो धारा प्रवाह गाली पर आ जाती थी। महिला थाने के थानाध्यक्ष को, इंस्पेक्टर को बुलाया मैंने पूछा भाई ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, ये बच्चा इसका गया कहाँ। उसने कहा साहब हम लोगों ने वैसे बहुत जानने की कोशिश की, इसने तो कभी नहीं बताया, लेकिन उड़ती उड़ती बात जो पता लगी है, ठाकुरगंज की कोई फैमिली है जिनके संतान नहीं थी। इसने संभवतः उस फैमिली को 5,000 रुपये में बच्चे को दे दिया। हमने कहा 5,000 का पता तुमको कैसे लगा? अगर पता लगा तो उस फैमिली को ले आओ। क्यों लिया उसने इसके बच्चे को? उसने कहा साहब इसने अपने उसी एम्बेसडर में जिसमें ये सोती है छिपा के 5,000 रुपये रखे थे। पैसा ये कभी रखती नहीं थी, पैसे की से कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोगों को अंदाज़ा है कि 5,000 रुपये में उसी फैमिली को इसने बेच दिया। जबकि हम लोगों ने जैसे ही ये बच्चा पैदा हुआ था, हम लोगों ने इसे 4-5 जोड़ी जाड़े के कपड़े बच्चे के लिए, जो स्किम्ड मिल्क पाउडर होता है वो, और फीडिंग बॉटल्स, ये सब चीज़ें ला के दी थी, क्योंकि यहीं वो रहती है और दया की पात्र है। लेकिन बहुत पूछने पर भी इसने नहीं बताया कि बच्चे को कहाँ ले गई। तो मैंने कहा 5,000 रुपये वहाँ हो सकता है ये चोरी करके लाई हो। उसने तपाक से उत्तर दिया साहब ये चोर नहीं है। हमने कहा वो आप कैसे कह सकती हैं? उन्होंने कहा साहब जैसे इमरजेंसी में किसी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में महिला थाने से सिपाहियों को जाना होता है, मान लिया अचानक भीड़ आ गई, जाम करने की कोशिश कर ली, महिलाएं हैं, वहाँ जब जूझना पड़ता है तो महिला कांस्टेबल्स का या सब इंस्पेक्टर का कभी पर्स निकल जाता है, कभी उनके गले में जो मंगलसूत्र या चेन होती है वो गिर जाती है। तो जैसे ही सब यहाँ से निकलती हैं, गाड़ी लगती है और गाड़ी में बैठने लगती हैं, वैसे ही राजकुमारी को बुलाकर अपने पर्स, मंगलसूत्र या चेन उसको दे देती हैं और अपनी उस इमरजेंसी ड्यूटी में चली जाती हैं। और ये सब सामान लेकर ये वहीं महिला थाने के भीतर बैठी रहती है, चाहे 6 घंटे लग जाएं, चाहे 8 घंटे लग जाएं। जब ये महिलाएं अपनी ड्यूटी से वापस आती हैं, एक एक को पहचान कर उसका पर्स, उसका चेन या मंगलसूत्र दे देती हैं। जब तक अंतिम महिला कांस्टेबल इससे ले नहीं जाती, ये वहीं बैठी रहती है। और आज तक कभी एक नया पैसा इनके पर्स से या इनके दिए हुए सामान से गायब नहीं हुआ। ये चोर बिल्कुल नहीं है। मैंने पूछा कि भाई तुम लोगों ने क्या मिलके, मैंने देखा कि जब सारे लोगों की सहानुभूति है, खासकर महिला कांस्टेबल्स की, महिला थानाध्यक्ष की, सब इंस्पेक्टर्स की, तो मैंने कहा तुम लोगों ने क्या इसकी शादी करा दी क्या? क्योंकि जो बच्चा हुआ जो तुम बता रही हो कि जिसको इसने भेज दिया, तो शादी हुई होगी तभी तो। बोले साहब इससे शादी कौन करेगा, दिन भर ये पूरे हजरतगंज में घूमती फिरती है। मैं बात समझ गया। मैंने कहा इसके साथ किसी ने कोई जोड़, जो बोले साहब सवाल ही नहीं है, इसके साथ तो कोई ज़बरदस्ती छू नहीं सकता इसे। इतना शोर मचाएगी और इतने लोग इसकी मदद में आ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ज़बरदस्ती का तो कोई मतलब नहीं है। 18-19 साल की हो गई है और उसने कभी नहीं बताया कि ये बच्चा किसका है। और एक बात मैं और बता दूं, ये इस समय 5 महीने की प्रेग्नेंट है और अभी से ही बड़ी बड़ी गाड़ियों से निसंतान फैमिली आते हैं। कभी हम लोगों से पैरवी करते हैं, कभी इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं कि इससे कहिए कि अगर ये बेचे तो हमें ज़रूरत है, हम ले लेंगे। बहुत से लोग अब इसके चक्कर लगाने लगे हैं। ये पता लगने पे महिला कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर महिला थाना इसको समझाती हैं कि बच्चे को मत बेचो,
या मत किसी को दो, पूरा महिला थाना लग के तुम्हारे बच्चे की परवरिश करके पाल पोस के उसे बड़ा कर देंगे। कभी न कभी बूढ़ी होगी, ये तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन वो सुनने को तैयार कभी नहीं हुई। कतई इस बात पर उसने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। और जब तक उसके बच्चा नहीं हो जाता तब तक वो छोटा कुत्ते का बच्चा गोद में, कहीं भी जाएगी, भीड़ में कहीं भी जाएगी, वो उसको लेके जाएगी। और जब बच्चा हो जाता है तो 2 3 4 महीने उस बच्चे को सीने से चिपका के रखती है। इसको जब प्रसव पीड़ा होती है तो ये खुद हजरतगंज चौराहे पे ही डिस्ट्रिक्ट महिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय है, जिसको झलकारी बाई महिला चिकित्सालय कहते हैं, ये खुद एडमिट हो जाती है। और नर्सेज वहाँ से खबर करती हैं कि इसको बच्चा हुआ है। कोई डॉक्टर या कोई नर्स या कोई क्लास 4th वहाँ के कर्मचारी, महिला कर्मचारी ऐसी नहीं जो इसको जानती ना हो, इसलिए इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि जब हम लोगों को ये पता लगा पहले बच्चे के बारे में कि बच्चा हुआ है, तो इंस्पेक्टर साहब ने भी कुछ पैसे भिजवाए कि शायद कोई ज़रूरी दवा लेनी हो, और हम लोगों ने भिजवाए, लेकिन हमें लगता नहीं कि उसकी कभी इसको ज़रूरत पड़ी होगी। महिला थानाध्यक्ष ने एक बात और बताई कि साहब इसने 2 चीज़ें आज तक कभी नहीं बताई। एक, ये बच्चा किसका है, दूसरा किसको बेचा गया है। धीरे धीरे मुझे 3 साल एसपीसीटी के रूप में हो रहे थे, लगभग रोज दिखाई पड़ती थी। बीच में एक बार जब बहुत दिन तक नहीं दिखाई दी तो मैंने किसी से पूछा, अपने साथ वालों से, सिपाहियों से, कि कहाँ चली गई है, क्योंकि आते जाते हमेशा वो वहीं आसपास ही दिखाई पड़ती थी। और ख़ासकर अगर इंस्पेक्टर निकल रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ या सीओ निकल रहे हैं, तो ज़रूर सामने हो के वो नमस्ते करती थी। तो लोगों ने बताया कि साहब इस समय झलकारी बाई में है, उसको फिर एक बच्चा हुआ है। 97 से 2002 तक, जब तक मैं वहाँ एसपीसीटी रहा, इसके कुल 4 बच्चे पैदा हुए, और इन चारों को इसने या तो बेच दिया या अपनी मर्जी से किसी को दे दिया। लेकिन ये गंभीर बात थी कि थाना कैंपस में, थाने के सामने, थाने की गाड़ी में रहने वाली एक लड़की जो अविवाहित है, अपने जने हुए 4 बच्चों को उसने बेच दिया या दे दिया। मैंने इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल से एक दिन जब बैठ के बाद मैंने कहा ये गलत है, कल को इसके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी तो पुलिस की इतनी बदनामी होगी, ना तुम लोग कोई जवाब दे पाओगे ना हम कोई जवाब दे पाएंगे। क्यों नहीं इसको महिला कल संरक्षण गृह में भिजवा देते हैं। नहीं वहाँ जाने को तैयार है तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से बात करके एक एक कमरे के जो वीकर सेक्शंस के लिए हाउस होते हैं, आप कहिए मैं वहाँ के वीसी से बात करके वो दिलवा दीजिए, जाके वहाँ रहें। क्योंकि अगर कुछ हो गया तो इतनी बदनामी होगी कि हम तुम इसको पचा नहीं पाएंगे। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि रमेश सिंह आ गए थे उस समय। रमेश सिंह ने कहा कि देखिए साहब, कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ी गई। महिला संरक्षण गृह में भेजा गया, 5वें दिन लौट आई। 2-3 एनजीओ जब कभी कभी किसी बात से आते हैं बात करने तो उनको बताया जाता भाई इसको ले जाओ। 2-2, 4-4 दिन के लिए ज़बरदस्ती ले भी गए, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। वापस आके वो यहीं आ जाती है, सब ने हाथ खड़े कर दिए। ये पुलिस कैंपस के बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगी। जाने कितने इंस्पेक्टर आए चले गए, जाने कितने एसपीसीटी आपके ऑफिस में बैठे चले गए, जाने कितने, सब ने कोशिश की, लेकिन वो यहाँ से न जाने को तैयार है न कभी गई। फिर इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने कहा देखिए साहब, हम भी पाप के भागी नहीं बनना चाहते। सपोज करिए हम इसको कहीं भेज दें और इसके साथ कुछ हो जाए तो पाप तो हम ही को लगेगा, क्योंकि हम जबरदस्ती ही भेजेंगे, ये अपने से तो जाने वाली नहीं। इसे पूरे इलाके के, हजरतगंज इलाके के सारे दुकानदार और सारे बाशिंदे, सरकारी कर्मचारियों के सभी क्लास 3 क्लास 4 के सारे लोग इसे जानते हैं। इसके साथ ना कोई छेड़खानी कर सकता है, ना इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है। बहुत से लोग, खासकर जो झलकारी बाई की क्लास 4th महिलाएं हैं, ये सब इसकी मदद में भाग के आ जाएंगी, और रात में ये यहीं थाने पर रहती है। महिला कांस्टेबल्स भी इसकी रक्षा करते हैं।
फिर तिबारा जब मैं 2015 में एसएसपी लखनऊ होकर आया, तब तक थाना दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। 2008 में मायावती जी की सरकार में ये डिसीजन हुआ कि इस थाने को बुलडोज कर दिया जाए, गिरा दिया जाए और इसकी जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए। हजरतगंज की मार्केट में गाड़ियां खड़ी होने का कोई बहुत विरोध किया लोगों ने, स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन नहीं, वो गिर गई। पूरी बिल्डिंग जमींदोज कर दी गई और उसकी जगह पे आज नगर निगम की मल्टी लेवल पार्किंग है। अंग्रेजों की बनवाई उस ऐतिहासिक इमारत का नामो निशान मिट गया। नई वाली जगह पर कुछ पुराने हमको सिपाही दिखाई पड़े जो 5-7 साल पहले भी थे। अचानक मेरे ख्याल में आया, मैंने कहा कि क्या वो राजकुमारी अब यहाँ रह रही, कहाँ रह रही है? तो उसने कहा, साहब 2008 में जब ये बिल्डिंग गिर रही थी तब वो रोज आती थी, वो गिराने वालों पे चिल्लाती थी, रोती थी। कभी कभी इसको महिला कांस्टेबल से पकड़कर बाहर की तरफ लाके इलाहाबाद बैंक के पास जो पिकेट है वहाँ बिठा देते थे कि वहाँ अभी बिल्डिंग गिरने में कहीं इसको चोट ना लग जाए। लेकिन ये रोती बहुत थी वहाँ पर जब ये बिल्डिंग गिर रही थी। उसके कुछ दिन बाद तक ये गांधी पार्क में बहुत ही मायूस सी घूमती हुई दिखाई पड़ी। उसके बाद से इसका कोई पता नहीं है। आज मैंने सोचा आपको बताऊंगा, अपडेट ले लूं। तो उस समय के पुराने सिपाही जो या तो अभी रिटायर हुए हैं या 2-1 महीने में रिटायर होने वाले हैं, जो 20-20 साल इन प्रकार हजरत थाने पर रहे हैं, उनमें DN तिवारी का नंबर लिया मैंने, उससे बात की। उसने भी यही बात बताई कि 8-9 के बाद से साहब उसको देखा नहीं गया। रमेश शुक्ला एक थाने के मुंशी थे, उनको सब पूरा शहर जानता था। उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा कि साहब वो दिखाई नहीं पड़ी। अनोखे लाल जी से पूछा, उन्होंने भी कहा साहब 2008 मैक्सिमम 9 के बाद से उसे देखा नहीं गया। एक पुराने SSI से मेरी बात कराई पुराने सिपाही ने, उन्होंने भी कहा साहब हम लोग भी कभी कभी 10-12 साल उसी कैंपस में रही है, सब लोग जानते हैं। हम लोगों ने कोशिश की कि आजकल कहाँ है, पता नहीं लगा। अगर लखनऊ में रहने वाले किस्सा गोई परिवार के हमारे किसी भी सदस्य और खासकर हजरतगंज इलाके के आसपास रहने वाले पुराने लोग सब उसको जानते हैं, तो ये पता करिए कि अगर उनको कोई इसके बारे में पता हो कि इसका हुआ क्या फाइनली या कहाँ है ये, तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब जब हमारा किस्सा गोई परिवार इतना जागृत है कि जिस चीज़ की जानकारी कहीं नहीं मिल पाती, स्थानीय लोग उसकी जानकारी अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जिलों से जरूर दे देते हैं। आज की घटना, एक अल्हड़ फक्कड़ जवान, वक्त की मारी हुई, ममत्व से परिपूर्ण, जानवरों के प्रति माँ जैसा स्नेह रखने वाली, स्वाभिमानी इतनी कि दूसरों का दिया हुआ जूठा खाना फेंकने वाली, दूसरों का दिया पुराना कपड़ा न पहनने वाली, हमेशा वो दिवाली पर महिला कांस्टेबल से या जो जिसके मुंह लगी थी उससे जिद करके अपने पहनने के लिए नया कपड़ा मंगा लेती थी। ऐसी एक लावारिस लड़की अपने बच्चों को क्यों बेच दिया करती थी, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। जब मैं अपनी सर्किल ऑफिसर की पीरियड की कहानियां बता रहा था, तब भी मेरे मन में बार बार आया कि राजकुमारी के बारे में अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को, अपने मित्रों को, परिवार के सदस्यों को बता दूं। फिर जब SP सिटी के पीरियड की तमाम आपको मैंने क्राइम की घटनाएं सुनाई, तब भी मेरे मन में ये बात आई थी। लेकिन फिर ये लगा कि इसमें चूंकि क्राइम कहीं इन्वॉल्व नहीं है, ये शुद्ध रूप से मानवता या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की बात है, फिर मैं आपको बता नहीं पाया। जब मैंने उसके बारे में विचार किया, जब उस तरह की कोई महिला या कोई कभी दिखाई पड़ी, क्योंकि मेरी कैरियर में ऐसा कभी दोबारा कोई आया नहीं। बच्चों को बेचने के पीछे सिर्फ यही कारण जो कभी कभी कुरेदने पर वो बताती थी कि देखिए मैं परवरिश कर नहीं सकती बच्चे की, बच्चे को मरने के लिए छोड़ नहीं सकती, तो मैं ऐसे लोगों को बच्चे को देती हूँ जो उसको पाल पोस के
बड़ा कर सकें, उसको जिंदा रख सकें। हमें इसी बात का संतोष रहेगा कि जो बच्चा मैंने जना है वो कहीं न कहीं अच्छे से रह रहा है, मेरी तरह नहीं है। ज़्यादा गाली देने के पीछे जो मनोविज्ञान मेरी समझ में आता है वो ये कि ताकि उसके जो सीधे सरल सामान्य स्वभाव में अगर वो रहेगी तो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए अपनी तरफ आने वाले या उसकी तरफ जरा सा एडवांसमेंट करने वाले को इतनी घनघोर, इतनी तगड़ी वाली गालियां देती थी वो कि भागी जाए वो। शायद उसने अपने लिए एक रक्षा कवच सा तैयार किया था। मेल मेंटलिटी को जरूर वो जानती थी। ऐसी विचित्र मानव मस्तिष्क और व्यवहार वाली कोई महिला या पुरुष मेरे जीवन काल में मुझे दूसरा नहीं मिला। आपको अगर राजकुमारी के व्यवहार और आचरण के पहलू के बारे में कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पता हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। सुरेश कुमार शुक्ला करीब 20 साल थाना हजरतगंज में रहा है और वो उस पूरे टाइम रहा है जब वो थाना हजरतगंज अपनी पुरानी जगह पे था। राजकुमारी भी वहाँ थी और वो कई इंस्पेक्टर्स, कम से कम 8-9 इंस्पेक्टर्स के साथ उसने काम भी किया है। वो इस समय हरदोई में सीतापुर में पोस्टेड है और 2-3 महीने में उसका रिटायरमेंट भी है। उसको मैंने बताया, वो भी बहुत सेंटिमेंटल हुआ और उसने कहा कि सर मैं हर हाल में शनिवार को यानी आज के लिए जाके राजकुमारी के बारे में पता करूंगा कि आखिर वो कहाँ है, किस हाल में है या उसका क्या हुआ है। आज उसने हजरतगंज पहुंच के करीब 3 घंटे वहां लोगों से बातचीत की और उसके बारे में पूरा अपडेट बताया जो मैं आज की क्राइम की घटना शुरू करने के पहले बताना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह राजकुमारी थाना कैंपस में रहती थी, जीवन यापन करती थी। पुलिस हमेशा उसकी मदद करती थी। महिला कांस्टेबल्स उसका पूरा ख्याल रखती थीं। उसके अल्हड़ व्यवहार, उसके बिंदासपन, उसकी जो गालियां हैं वो इतनी पॉपुलर थी वहाँ। धारा प्रवाह गाली देती थी। उसकी तरफ कोई बुरी निगाह करे या उसको कोई छेड़े या उसको कोई कुछ कह दे तब। उसके 4 बच्चे पैदा हुए और चारों को उसने साल भर से कम उम्र में ही, यानी उनकी उम्र जब 3, 4, 5 महीने होती थी तभी वो उनको या तो बेच दिया करती थी या किसी को दे देती थी। 2008 में जब पुराना थाना हजरतगंज की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी तो वो रोज वहां पर चिल्लाती थी, मजदूरों को, जेसीबी चलाने वालों को गाली देती थी और चीख चीख कर रोती थी। इसका भी मनोविज्ञान हमारे कुछ किस्सा गोई परिवार के लोगों ने कल लिखा है कि क्यों ऐसा करती थी वो। जब वो रोज वहां खड़ी होने लगी, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग थी, उसको गिराने में भी काफी समय लगा था, तो जेसीबी के जो चालक होते थे या जो मजदूर होते थे उसकी हंसी उड़ाने लगे, क्योंकि तब वहां पर कोई पुलिस रह नहीं गई थी, कोई महिला पुलिसकर्मी रह नहीं गई थी। वो वहां से थोड़ी दूर पर एक दूसरी पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें स्थानांतरित कर दी गई थी। पुलिस वालों ने इतना किया कि वहां सब गाड़ियां तो हटाई, लेकिन एक पुरानी टाटा सुमो जो माल मुकदमाती थी, यानी किसी मुकदमे के सिलसिले में पकड़ी गई थी, खड़ी थी, वो उसको वहां छोड़ दिया था। वो जिद करने लगी कि इसको छोड़ दो, मैं इसी में रहूंगी। हालांकि सबको पता था कि वो पूरा कैंपस ही टूट के, यानी जो मिट्टी वाला स्थान था, जो खुला मैदान था जहां गाड़ियां खड़ी होती थी, उसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन होना है। जो लोग तोड़ रहे थे उन्होंने कहा साहब अभी इसको रहने दीजिए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब हम पूरा तोड़ के उधर नींव भरने लगेंगे तब इसको हटाना पड़ेगा। बहरहाल 2-3 महीने तक वो उस पुरानी टाटा सुमो में ही अपना घरौंदा बना के रहती रही। उसको ये भी कहा गया कि अभी तुम यहाँ रहो, उसके बाद जब यहाँ भी कंस्ट्रक्शन होगा और इससे हमें ले जाना पड़ेगा तो तुम नई जगह जहाँ पे थाना खुला हुआ है तुम वहाँ पर आ जाना। हालांकि वो गाड़ियाँ दूर कहीं खड़ी की गई हैं, लेकिन जो कुछ गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होंगी तुम उसमें रह सकती हो। लेकिन उसने वहाँ जाने से मना कर दिया। तब से यानी 2009 तक करीबन रही होगी, 2010 के पहले 3-4 महीनों तक। उसके बाद से वो 2010-11 तक
हजरतगंज से ठीक सटा हुआ एक बड़ा फेमस हनुमान जी का मंदिर है, सड़क पर ही। दक्षिण मुखी हनुमान कहते हैं। वहाँ पर आपको मंगल और शनिवार को बहुत भीड़ होती है, और जितने पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स जो कभी हजरतगंज में किसी शॉपिंग के लिए परिवार के साथ आते हैं, वो वहाँ मत्था जरूर टेकते हैं। वो जब उसकी टाटा सुमो भी वहाँ से हट गई, तो उसी दक्षिण मुखी हनुमान जी के ठीक पीछे थोड़ी सी जगह खाली है, क्योंकि वहाँ से 5-7 कदम पे ही आगे एक शुक्ला बुक स्टॉल भी है, जहाँ पर जिसके जो मालिक हैं वो आज भी उस बुक स्टॉल पर बैठते हैं। वो उसी थोड़ी सी जगह में, हालांकि वो खुली जगह है, कवर्ड नहीं है, कुछ दिन तक तो वहाँ पर रहती रही। सवेरे चूंकि वो बुक स्टॉल खुल जाती है, तो अपना सामान वहाँ से हटाकर वो गांधी पार्क में जो पेड़ों के नीचे कहीं पर अपना सामान रख लेती थी, और वहीं पर सोती थी या खाती थी, या शाम होने का इंतज़ार करती थी कि जब शाम हो जाएगा, शुक्ला बुक स्टॉल बंद हो जाएगा, तब उसके और मंदिर के बीच में जो जगह है वहाँ जाकर रुकेगी। आज रमेश शुक्ला ने वहाँ जाके, अच्छा, शनिवार और मंगलवार को वहाँ पर एक अस्थाई मिठाई की दुकान भी लगती है। हमेशा से, ज़माने से, जब मैं था तब भी लगती थी और आज भी लगती है। उसमें जो हलवाई बैठते हैं या जो उस दुकान के मालिक हैं, जो प्रसाद चढ़ाने वाली मिठाइयाँ वहाँ तुरंत बनाते हैं और वहीं बेचते हैं, और दोपहर में ही वो दुकान लगा लेते हैं, और देर शाम तक शनिवार और मंगलवार को वो दुकान वहाँ पर रहती है। उनका नाम है रामशंकर जी। रामशंकर हलवाई से और शुक्ला बुक स्टॉल वाले राजू शुक्ला से सुरेश ने बहुत लंबी बात की। पुराने जानने वाले थे, और बातचीत में वो यही पूछते रहे कि राजकुमारी कहाँ गई। उन दोनों ने बताया कि बहुत कोशिश की, जो पुरानी वहाँ की महिला कांस्टेबल्स थीं जिसके साथ वो रहा करती थी, या जो पुराने वहाँ कांस्टेबल थे, इन सब लोगों ने समझाया कि तुम नई वाली जगह पे चलो, वहाँ रहो, सुरक्षित रहोगी। इतने दिनों से तुम पुलिस थाने के कैंपस में रह रही हो, और तुमको कोई परेशान करेगा, हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं हुई। वहाँ जो मंदिर के पीछे की छोटी सी जगह जहाँ वो रहती थी कभी कभी, वहाँ एक दिक्कत होने लगी। रात के समय में जो नशेड़ी लोग हैं या ड्रग एडिक्ट लोग हैं स्मैक के, वो कभी कभी उससे छेड़खानी करने लगे। रात के समय में वो चिल्लाती थी, आदतन धारा प्रवाह गाली देती थी, फिर भी वो नहीं मानते थे, नशे में होते थे। तो वो वहाँ से भाग के हजरतगंज चौराहे जाती थी, जहाँ पर पुलिस की पिकेट हमेशा परमानेंट 24 घंटे बनी रहती है। ज़्यादातर उसमें जानने वाले थे। वहाँ जाती थी और उनसे मदद मांगती थी। जो उसमें पुराने थे वो उसकी मदद के लिए कभी कभी यहाँ तक आ जाते थे, उनको धमकाते थे, जो नशेड़ी थे उनको भगाते थे, और जो बिल्कुल नए थे, जिनको राजकुमारी के बारे में नहीं पता था, वो झिड़क कर भगा देते थे। इसी बीच में मंगल और शनिवार को जब वो पूरा थाना टूट गया, वहाँ दूसरे एक्टिविटी होने लगी, तो वहाँ पर दर्शनार्थियों की बड़ी भीड़ होने लगी हनुमान जी के मंदिर में। भीड़ के साथ साथ वहाँ भीख मांगने वाले भी वहाँ बड़ी संख्या में बैठने लगे। जो अधिकारी लोग या बड़े पॉलिटिशियन या बहुत से लोग वहाँ आते हैं जो लखनऊ से संबंधित हैं मंगल को दर्शन करने के लिए, वो जब आते थे तो पुलिस भी वहाँ ड्यूटी पर रहती थी। उस समय ये भीख मांगने वालों की बड़ी भीड़ हुआ करती थी। उनको हटाने में बहुत दिक्कत थी। उनको आप मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, धकिया नहीं सकते, क्योंकि तब तक मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ गया था। उसी भीख मांगने वालों में एक पैर से थोड़ा दिव्यांग शंकर था। वो भी भीख ही मांगा करता था मंगल शनिचर को। लेकिन मंदिर के पुजारी ने, पुलिस ने, वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा था, शरीर से मजबूत था। उसको कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, यहाँ से ये जो भीख मांगने वाले बेतरतीब बैठ के भीड़ लगाए हुए हैं, इनको सबको मार पीट के हटा दिया करो। ये दूर बैठें, इनको जो कुछ भी करना हो यहाँ से थोड़ी दूर पटरी पर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भीड़ मंदिर के ठीक सामने नहीं लगाएंगे। शंकर बिल्कुल, चूंकि ये मंदिर के पुजारी और पुलिस दोनों को सूट करता था, ये दोनों ही इन भीख मांगने वालों को मारपीट नहीं कर सकते थे। वायरल हो जाएगा अभी वीडियो इसका, तो तुरंत लेने के देने पड़ जाएंगे। इनका सारा काम शंकर करता था। शंकर, उनको एक हाथ में लाठी होती थी और किसी भी भीख मांगने वाले को मंदिर के नज़दीक फटकने नहीं देता था। उसी में कुछ महिलाएं और बच्चियां भी भीख मांगने के लिए आती थीं।
रूटीन के हैं, पास में कहीं किसी बस्ती में रहती हैं, वो सब आती हैं। शुक्ला बुक स्टॉल वाले राजू शुक्ला ने और रमाशंकर हलवाई ने बताया कि इसी बीच में राजकुमारी शंकर का सहयोग करने लगी। वो भी हाथ में डंडा ले लेती थी और जो महिला भीख मांगने वाली होती थी उनको पीटती भी वहाँ से और भगाती भी थी। इस तरह से करीब साल भर से ये दोनों ही मिलके वहाँ पर ये गैर जरूरी भीड़ को हटाया करते थे। पुजारी उनको हर मंगल, शनिवार और वैसे भी सामान्य दिनों में भी जो प्रसाद चढ़ाया करते थे लोग, उनमें उनका काफ़ी हिस्सा उनको दे देते थे, वो बचा के रखते थे। वो उनका कहना ये था पुजारी का कि हम इसलिए देते थे कि कहीं और इनको मांगने के लिए जाना ना पड़े, इनको हम पर्याप्त खाने के लिए दे दें ताकि ये 2-3 दिन तक उसका सेवन कर सकें। फिर ये देखा गया, उन दोनों ने बताया कि फिर दोनों एक साथ मंदिर के पीछे वाली उसी छोटी जगह में रहने लगे और शंकर उसकी पूरी सुरक्षा करने लगा। मजाल नहीं है कि कोई रात में उसके साथ छेड़छाड़ कर सके। धीरे धीरे 4-5 साल बीत गए। आज मंदिर के एक पुजारी ने सुरेश शुक्ला को बताया कि एक दिन की बात है, पानी बहुत बरस रहा था, घनघोर बारिश हो रही थी और कोई भी दर्शनार्थी, कोई भी भक्त मंदिर में नहीं था, न आने का कोई प्रश्न उठता था, क्योंकि जब वो उतरेंगे गाड़ी से वहां तक जाएंगे तब तक वो भीग जाएंगे। और ये दोनों, शंकर और राजकुमारी, दोनों एक ही जो बरसात से बचने के लिए जो पन्नी टाइप की होती है, पॉलीथीन, वो एक ही पॉलीथीन ओढ़ के उसी मंदिर के बरामदे में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे सब लोग। तभी पुजारियों ने कहा कि तुम एक साथ बैठे हो, इतना अच्छा लग रहा है, आज कोई नहीं है, हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। जब तुम पिछले 2 साल से साथ साथ घूम रहे हो, साथ साथ खा रहे हो, साथ साथ रह रहे हो और मंदिर के पीछे ही साथ साथ सो रहे हो, तो आज तुम्हारी शादी करा देते हैं। इतना सुनना था कि राजकुमारी ने 100 गालियां दी और उसी भीषण बरसात में वो इस पार से सड़क क्रॉस करके उस पार बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। रमाशंकर ने बताया कि उसके बाद जब कभी भी वो कम भीड़ हो या हम लोग और खाली वही हों, तो हम लोगों में से कोई न कोई छेड़ देता था कि आज शादी कर लो, और शादी का नाम लेते ही वो बहुत बुरी तरह से गालियां देने लगती थी, बिदक जाती थी। इसी बीच में राजकुमारी के 5वां बच्चा भी हुआ, लेकिन उसको बहुत जल्दी ही उसने किसी को दे दिया, 2 महीने के भीतर ही। जब बच्चा हुआ तो फिर चूंकि हजरतगंज थाने के महिला पुरुष कर्मियों की ड्यूटी हमेशा चौराहे पर या विधानसभा के सामने लॉ एंड ऑर्डर में लगती है, हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन तो ये सब वहाँ इकट्ठा होते ही हैं, सब इसका हाल चाल लेते रहते हैं, क्योंकि प्रदर्शन के समय में ये जरूर महिला कांस्टेबल के साथ खड़ी मिलती थी। अचानक देखा कि उसके हाथ में फिर पिल्ला है बच्चे की जगह, तो इन लोगों ने, महिला कांस्टेबल्स ने डांटना शुरू किया कि तुमने फिर बेच दिया, कितनी गंदी आदत है तुम्हारी, इस बार तुमने कहा था कि अब की बार नहीं बेचेंगे, हमारे साथ शंकर भी है, हम दोनों लोग मिलकर पाल लेंगे, फिर क्यों तुमने बेच दिया। उसने कहा कि एक सज्जन जोड़ा था जो पिछले 3 साल से लड़की के लिए परेशान था, इस बार मुझे लड़की हुई थी, वो लोग फिर आए और उन्होंने कहा कि हमें दे दो। मुझे दया आई कि ये पिछले 3 सालों से लड़की के लिए कह रहे हैं और मेरे लड़के ही पैदा हो रहे थे, इस बार लड़की हुई है तो हमने उनको दे दिया, मैंने इस बार बेचा नहीं। वो बहुत परेशान थे, वो लोग बड़े लोग हैं और वो पाल पोस के उसे बड़ा कर देंगे। जब ये बात महिला कांस्टेबल्स कर रही थी राजकुमारी से, तो शंकर भी वहीं खड़ा हुआ था। महिला कांस्टेबल्स ने शंकर को बहुत भला बुरा कहा। एक पुरानी महिला कांस्टेबल है, शिव कुमारी उसका नाम है, 20 साल वो वहां रही है, अब तो कहीं शायद ट्रांसफर हो गया उसका। मर्दाना पोशाक पहनना, मर्दाना वर्दी पहनना, बहुत छोटे छोटे मर्दों की तरह बाल रखना, और जब प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज की जब जब जरूरत पड़ी तो सबसे आगे शिव कुमारी ही लाठी चलाती हुई मिली थी। उस दौर का कोई ऐसा प्रेस फोटोग्राफर या उस दौर का कोई ऐसा प्रेस रिपोर्टर नहीं होगा जो लखनऊ या हजरतगंज को कवर करता रहा हो जो शिव कुमारी के बारे में नहीं जानता हो। इसी बीच शिव कुमारी भी आ गई। उसने शंकर को धमकाया, उसने कहा तुम बताओ, ये तो अपनी बच्चे बेच देती थी, तुमने क्यों नहीं रोका, ये तुम्हारा बच्चा इसने बेचा है, हम लोग जानते हैं। और उसे 2-3 थप्पड़ भी रसीद किए।
शर्म नहीं आती? शंकर ने कहा कि साहब ये मेरा बच्चा नहीं था, मेरा बच्चा होता हम कभी बेचने नहीं देते, मैं जानता हूं ये मेरा बच्चा नहीं है। महिलाएं सब शांत हो गईं। उसने ये कहा कि जब ये हुआ था, यहीं झलकारी बाई में जब ये हुई थी बच्ची, तो हमने इससे कहा था कि अब बहुत हो गया, अब इसको हम लोग भी बुजुर्ग हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उम्रदराज हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, इसको पाल पोस के बड़ा करेंगे ताकि ये हमारा ख्याल करे। इसने मुझे 20 गाली दी और कहा कि तुम पाल पोस के बड़ा करोगे, भिखमंगे हो तुम, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तब मैं चुप हो गया था। राजू शुक्ला ने बताया कि अच्छा, फिर उसने ये बताया कि साहब जब इसने लड़की उनको दी, बच्ची उनको दी, 2 महीने की 1.5 महीने की रही होगी, तो उन लोगों ने एक जोड़ी पैंट शर्ट, यानी 2 पैंट और 2 शर्ट मुझे, और एक सूट सलवार एक जोड़ी उसको दी थी। हम लोगों ने फ़ौरन नए कपड़े पहन लिए और एक एक जोड़ी अपने नए जो थे वो वहीं मंदिर के पीछे वाले हिस्से में जहां हम लोग रहते हैं, एक बड़े पत्थर के नीचे दबा के रख दिए थे, लपेट के कागज में। हम लोग गए तो वो किसी ने चोरी कर लिए थे। खैर कोई बात नहीं, कपड़ों की और खाने की कोई दिक्कत नहीं है, वो हमको फिर मिल जाएगा। शुक्ला बुक भंडार के राजू शुक्ला ने बताया कि 2016 में ये ऐसा चलता रहा 2015 तक। 2016 में शंकर की तबीयत खराब हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको टीबी हो गई हो, और महीनों राजकुमारी उसको लेकर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल में दौड़ती रही। उसका पूरा इलाज जितना वो करा सकती थी उसने कराया, लेकिन एक दिन शंकर ने दम तोड़ दिया। लोगों से उसने पैसा इकट्ठा किया। शंकर को एक जो बैटरी रिक्शा है उससे लेके भैंसा कुंड जो शमशान घाट है लखनऊ शहर का, वहाँ ले गई, और राजकुमारी ने ही उसको मुखाग्नि दी और उसका सारा अंतिम संस्कार किया। लौट कर आई, तब से वो गुमसुम रहने लगी। उसका गाली देना भी कम हो गया, कहीं बाहर जाना भी कम हो गया। बस ये था कि मंदिर के पुजारी अपने यहाँ से कुछ प्रसाद का, खाने का सामान, और मोती महल के जो लोग थे, उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, जाते समय, बंद करते समय या सुबह आके कुछ बचे हुए जो खाने उनके होते हैं, जो खराब होने की संभावना होती है, उसको पैक करके खाने के लिए उसको दे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई थी। तो उम्र उसकी 38-39 साल, मैक्सिमम 40 साल रही होगी, लेकिन समय की मार ने उसे 50-60 साल का बुजुर्ग, दिखने में 50-60 साल की लगने लगी थी। रमाशंकर ये बताते हैं, आज जैसा सुरेश ने बताया, कि 2016 के अंत में या 2017 के शुरू में एक दिन रात में सोते सोते राजकुमारी खत्म हो गई, मृत्यु हो गई उसकी, मर गई। सवेरे जब दुकानें लोगों ने खोली, ध्यान दिया तो वो मर चुकी थी। बहुत ठंड थी, कपड़े वपड़े तो उसने ओढ़ रखे थे, लेकिन उसी ठंड में शायद ठंड लगी और उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत 112 नंबर पे थाना हजरतगंज को बताया गया, नाम से बताया गया कि राजकुमारी की रात में संभवतः ठंड लगने से मृत्यु हो गई। यहीं मंदिर के पीछे जहां रहती थी वहीं उसका शव पड़ा हुआ है। पुराने जो 2-3 सिपाही बचे हुए थे वो भाग कर आए। नगर निगम की लाश वाली गाड़ी मंगाई गई। उसका कफन दफन जो तैयार हो सकता है, वहाँ तत्काल पैसे वैसे इकट्ठा करके उसे लाया गया और उसे लाश की गाड़ी से भैंसाकुंड पहुंचाया गया। वहाँ देखा गया कि इसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, कोई तैयार भी नहीं हुआ। तो वहाँ जो कुछ इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में जो उनकी फीस होती है, वो उन्हीं सिपाहियों ने जमा करके उसको इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में उसका दाह संस्कार कर दिया। सुरेश शुक्ला ने कहा कि साहब आज बात ये 2016-17 की होगी, 5 साल पहले की होगी, लेकिन आज जब मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत दिन बाद उधर गया था, चूंकि इतने दिन थाने पर रहा, तो वहाँ आसपास 90% लोग पहचानते भी हैं। सबका कोई न कोई काम या तो पड़ा रहा होगा या मैंने किया होगा। तो लोगों से जब मैं पूछता था कि वो एक लड़की थी यहाँ पर, लोग नाम भी भूल गए थे। बताते तो थे कि हाँ साहब रहती थी, वो गाड़ी के भीतर ही सोती थी और खाना, वो गाली बहुत देती थी, लोग उससे उलझते नहीं थे, नाम भूल गए थे। जब मैं बता रहा था उनको कि राजकुमारी, बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो राजकुमारी ही उसका नाम था। ऐसा इसलिए होता है कि जाने कितनी राजकुमारियां रोज
हर शहर के हर गली मोहल्ले में इसी तरह बेबसी, गरीबी, लाचारी और बीमारी से दम तोड़ देती हैं और समाज उनको हफ्ते 10 दिन भी याद नहीं करना चाहता, उनको भुला देता है, क्योंकि गरीबी, लाचारी और बीमारी को कौन याद करना चाहेगा? कोई याद नहीं रखता। पर लगभग 5 साल मैंने राजकुमारी को खुद देखा था, उसके मनोविज्ञान को पढ़ने की कोशिश की थी। उसके बारे में मेरे तीन इंस्पेक्टर्स ने जो बताया, महिला थानाध्यक्ष ने जो बताया, महिला पुलिस कर्मियों ने जो बताया, सामने मोती महल रेस्टोरेंट के मालिक लखनलाल आहूजा ने जो बताया, मोती महल रेस्टोरेंट के जो मैनेजर थे राजकुमार, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने जो कुछ बताया, क्योंकि वो अपने मालिक की चोरी से कभी कभी उसकी पसंद का, चूंकि वो 10 साल से वो आती थी, जो कुछ मांगा करती थी, तो वो उसको बिना मालिक की जानकारी के वो खाना बुला के दे दिया करते थे कि तुम ले जाओ, खा लो। उन्होंने जो बताया, तो इन सब लोगों के बताने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि गंदे कपड़े पहनने वाली, महीनों तक न नहाने वाली और मैली कुचैली काया वाली राजकुमारी दिल की बहुत साफ और अपने उद्देश्य में बहुत क्लियर थी। वह राजकुमारी एक असाधारण व्यक्तित्व की महिला थी। उसको पूरा समझ पाना कि उसका व्यवहार क्यों ऐसा था बहुत मुश्किल है। इतनी धारा प्रवाह गालियां क्यों देती थी, कुत्तों से इतना प्यार क्यों करती थी, अपना खाना खुद भूखे रह के कुत्तों को क्यों खिला देती थी, कुत्ते के 10-15 दिन के बच्चे को ही कुत्ते से ले लेना और अपने से सीने से चिपका कर घूमना, ऐसा वो क्यों करती थी, और अपने जने हुए बच्चे को बेचकर या किसी को देकर उसी दिन फिर स्ट्रीट डॉग के बच्चे को अपने सीने से लगाकर घूमना, क्यों ऐसा करती थी। 9 महीने तक जिस बच्चे को पेट में रखती थी उसे 1-2 महीने में कैसे बेच देती थी, और बेचते समय वो इतनी निष्ठुर हो जाती थी, जिसको उसने बच्चे दिए उसके सब के बारे में उसे पता है। किसी अनजान आदमी को उसने बच्चे नहीं दिए, लेकिन बच्चे देने के बाद दोबारा कभी ये देखने नहीं गई कि मेरे बच्चों की परवरिश किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। जिस समय वो बच्चों को देती थी या बेचती थी, उसका मातृत्व इतना क्रूर कैसे हो जाता था, और आखिर वो लोग कौन थे जिनको 2-4 दिन के लिए अपना सब कुछ दे देती थी, अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देती थी और गर्भवती हो जाती थी। न तो वो आज तक कभी सामने आए, और न मरते समय तक राजकुमारी ने कभी अपनी जुबान पे उन लोगों का नाम लिया। वो भी कभी सामने नहीं आए कि साहब ये बच्चा हमारा है, कहाँ गया। न तो राजकुमारी ने उसका कभी नाम लिया। इतने प्रश्न जिनका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया, और यह तय है कि बिना राजकुमारी की मर्जी के उसे कोई छू भी नहीं सकता था। कितने लोग उसको वहां आसपास, हजारों लोग जानते थे। दिन भर घूमना ही उसका काम था, रात में उसी गाड़ी में बंद होकर सो जाना, फिर सवेरे खाने का और इन सब का इंतजाम करना, और इसी तरह घूमते रहना। गेट नंबर 3 पर कोई भी प्रदर्शन हो, राजकुमारी आपको वहां मौजूद मिलेगी। यह भी समझ में नहीं आया कि किसी का जूठा न खाना, किसी का दिया पुराना कपड़ा न पहनना, यह भी मेरी समझ के परे है। बहरहाल राजकुमारी का अंत हो गया है, और आज मैं राजकुमारी के इन सैकड़ों अंतर विरोधों को समझने में आज भी नाकाम हूं। ऐसा उलझा हुआ व्यक्तित्व मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। मैं फिर किस्सा गोई परिवार के लोगों से कहूंगा कि यदि उनके परिवार में, उनकी जानकारी में, उनकी रिश्तेदारी में कोई मनोविज्ञान का विद्यार्थी हो, कोई मनोविज्ञान का टीचर हो, कोई मनोविज्ञान का रिसर्च स्कॉलर हो, उससे आप जरूर इसका जिक्र करें और वो समझने की कोशिश करें कि ऐसी महिला का क्या मनोविज्ञान हो सकता है, क्यों ऐसा वो व्यवहार करती थी, इतने अंतर विरोधों वाला व्यवहार क्यों उसने जीवन में ढाल रखा था। तो अगर
ऐसा कुछ पता लगता है तो हमें ज़रूर अवगत कराएं, ताकि मैं पूरे किस्सा गोई परिवार के सामने उसके इस मनोविज्ञान को रख सकूं, ताकि उनकी भी समझ में आए कि कोई ऐसा व्यवहार क्यों और कैसे कर सकता है। आज के बाद राजकुमारी के बारे में कोई भी अपडेट बचा नहीं है।